मैं जो असल बातें बताना चाहता हूं वो ये कि क्या कोरोना के आने से पहले भारत में लोग बीमार होते थे या नहीं होते थे, और होते थे तो किन किन बीमारियों से ग्रसित होते थे, उनका मृत्यु दर क्या था, उनका मैं 2-3-4 आंकड़े दूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको केवल एक बात बताऊं कि रोड एक्सीडेंट का जो डेटा है, रोड एक्सीडेंट जो भारत में होता है और उससे घायल होने वालों का डेटा अभी मैं नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मरने वालों का डेटा दे रहा हूं। 2019 का 1.5 लाख का आंकड़ा, यानी एक वर्ष में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, या रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। और 2019 के इस डेटा के अतिरिक्त अगर 10 साल का डेटा कलेक्ट करते हैं तो प्रत्येक वर्ष 1,36,118 का आंकड़ा आता है, और उसको अगर महीने में आप बदलते हैं तो 11,443 आता है। यानी कि एक महीने में सिर्फ रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की जनसंख्या 11,343 है। कहां कोरोना से मौत हो रही है, अभी सिर्फ रोड एक्सीडेंट बता रहा हूं, और बीमारियों की बात अभी मैं कर ही नहीं रहा हूं कि WHO की जो रिपोर्टें हैं वो मैं आपको सब सुनाऊंगा कि कहां कहां क्या क्या हो रहा। ये तो बातें हो गई सिर्फ रोड एक्सीडेंट की, एक महीने में 11,343। अब आप आइए, प्रतिवर्ष भारत में जो है, प्रतिवर्ष बता रहा हूं आपको, उसका उदाहरण छोटा छोटा बीच में आपको दे दूं, चूंकि भारत के लोगों का मेमोरी थोड़ा कमजोर रहता है, इसीलिए हम लोग इलेक्शन के टाइम चेंज हो जाते हैं। गोरखपुर में आपने सुना होगा जो बच्चों की मौतें हुई थी, ये ज्यादा दिन का वाकया नहीं है, 2017 का है। 100 से अधिक बच्चे मर गए थे एक ही 2 महीने में। मुजफ्फरपुर का आपने वो बुखार का नाम सुना होगा जिसको चमकी बुखार कह रहे थे, 200 से अधिक बच्चे जो है 1-1.5 महीने में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह की अनेकों बीमारियां, यहाँ जो है मलेरिया है, यहाँ डेंगू है, चिकनगुनिया है, यहाँ क्या कहते हैं डायरिया है, कालाजार है, यहाँ अनेकों बीमारियां हैं भारत में। मैंने कैंसर है, आपको कैंसर की एक रिपोर्ट मैं आपको दूं कि ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम का एक आंकड़ा है, एक डेटा है कि उसके अनुसार भारत में प्रतिदिन 1300 लोगों की मृत्यु केवल और केवल कैंसर से होती है। वो कैंसर के लोग अब कहां जाएंगे? 2 महीने से आपने ताला जो लगा दिया, तमाम अस्पतालों में जो आपने ताला लगा दिया, वो कैंसर के रोगी अब कहां गए? अब जो मौतें हो रही हैं, आप कोरोना कह रहे हैं, आप संक्रामक रोग कहकर भ्रामक माहौल जो बना रहे हैं, तो क्या कैंसर की बीमारी स्वतः समाप्त हो गई क्या? जो प्रतिदिन 1300 लोग मारे जाते थे कैंसर की बीमारी से, वो लोग कहां जाएंगे? और ये तो बातें कैंसर की हो गई। आपको चौंक जाएंगे आप इस बात को सुनकर कि एक सर्वे है जिसमें 28 लाख लोग, ये रिपोर्ट है, कोई हवा से बात नहीं हो रही आपसे, सारे जो जैसे WHO की रिपोर्ट है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, अलग अलग मंत्रालय के जो रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पर मैं आपके सामने कह रहा हूं 28 लाख मौतें सिर्फ और सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, सिर्फ हृदय गति और हृदय की बीमारी से प्रत्येक वर्ष भारत में हो रही। कहां है साहब आप? अब क्या हार्ट की बीमारी खत्म हो गई कोरोना के आने के बाद? फिर आपने अस्पतालों में ताले क्यों लगवाए? ये प्रश्न, इस पर मीडिया कोई चर्चा ही नहीं कर रही। तमाम पत्रकार इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? पत्रकारों का नैतिक दायित्व क्या बनता है, उनका क्या कर्तव्य है कि वो इन मुद्दों पर, जिससे समाज प्रभावित हो रहा, आज जो हृदय के रोगी हैं, वो अगर उनकी हृदय गति बढ़ गई, अगर हार्ट का जो है अटैक उनके ऊपर हो गया, तो वो कहां जाएंगे? एक बात आप बताइए, सरकार के पास कोई व्यवस्था है? ना तो उनके यातायात की व्यवस्था है, किसको फोन करेंगे? और किसी अस्पताल में आपने, सारे अस्पताल में जब आपने ताले लगा दिए, OPD पूरा बंद, इमरजेंसी में कई अस्पतालों में आपने उसको कोरोना में कन्वर्ट कर दिया, और आप किसी को सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। यहाँ मस्तिष्क रोग हैं लाखों की जनसंख्या में, यहाँ जो है डायबिटीज पेशेंट हैं लाखों की जनसंख्या में, यहाँ जो है कैंसर पीड़ित हैं लाखों की जनसंख्या में, यहाँ अनेकों रोग हैं, ऐसे अनेकों बीमारियां हैं जो लाखों की संख्या में लोग ग्रसित हैं, और उनका इलाज चल भी रहा था और
लॉकडाउन के बाद उनकी दवाइयां रुक गई, उनका इलाज रुक गया, तो ये पॉलिसी सरकार की सही है या गलत है, इस पर चर्चा प्रेस को करनी चाहिए थी, जिस पर 2 महीने में अभी तक चर्चा नहीं हुई। चर्चा किस पर हुई, आइए इस पर भी बात कर ली जाए कि चर्चा आखिर होनी थी इन सब चीजों पर। और जो मृत्यु दर, कोरोना से कितने लोग मरे इन 3 महीने में, कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या 30,000 के 40,000 के करीब है, और 40,000 के करीब आज की डेट में है, और मरने वालों की जनसंख्या 1500 के करीब है। 3 महीने को डिवाइड कीजिए तो 500 प्रति महीना बैठ रहा साहब। यहाँ प्रतिदिन केवल एक बीमारी की बात का नाम मैं लिया हूं, 1300 जो है वो सिर्फ कैंसर से मर रहे हैं, ये सरकारी रिपोर्ट है। प्रतिदिन हृदय से अलग, शुगर से अलग, और कई और बीमारियां जो है अनेकों प्रकार की हैं, और जो संक्रामक है, N1H1 है, और कई फ्लू, इबोला फ्लू है। इबोला एक बीमारी है, संक्रामक रोग बता रहा, जो फ्लू है, कितने फ्लू भी हैं जो संक्रामक है, और जो गैर संक्रामक रोग है, मतलब ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल दोनों है, इसकी संख्या बहुत बड़ी है। और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उस पर जो चर्चा होनी चाहिए थी उस पर नहीं हुई। मैं उस पर अपनी बात रख के फिर बताऊंगा कि चर्चा कर किस पर इन लोग रहे हैं, चर्चा करना किस पर चाहिए था। स्वास्थ्य की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए थी। आज भारत की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इस पर मैं आपको 1 मिनट में ये बता दूं कि आपको आश्चर्य होगा कि भारत स्वास्थ्य के मामले में दुनिया में किन किन देशों से पीछे चल रहा, भारत स्वास्थ्य पर खर्च कितना कर रहा है, और इस कम खर्च का कारण क्या रहा, ये तो सरकार को बताना चाहिए था। चर्चा इस पर मीडिया को करनी चाहिए थी। जो जीडीपी हमारा है, सकल घरेलू उत्पाद, उसका 1.3% मात्र भारत स्वास्थ्य पर खर्च करता है, यानी जीडीपी का 1.3%। ये भारत की बात कर रहा हूं, जबकि इसके बरक्स आप देखें कि ब्राजील 8.3%, रूस 7.1%, और दक्षिण अफ्रीका कोई हमसे बहुत मजबूत देश नहीं है, लेकिन 8.8% खर्च कर रहा है मैंने स्वास्थ्य पर। ये हेल्थ की बात कर रहा हूं, हेल्थ सेक्टर पर उसके जीडीपी 8.8% लग रहा है, और हमारा 1.3% लग रहा है। अफगानिस्तान वो देश है जो सार्क देशों में से एक है। अब सार्क देशों की बात भी मैं बता दूं, अफगानिस्तान का जो हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट है वो जीडीपी का 8.2% है इन्वेस्टमेंट। मालदीव एक बहुत छोटा सा देश है और सार्क का एक हिस्सा है, वो जो दक्षेण जिसको हम लोग कहते हैं, मालदीव का है 13.7% इन्वेस्ट, जो उसका जीडीपी है उसका। आपको और हैरत में डाल दूं मैं कि नेपाल, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत पर टिकी हुई है, लेकिन नेपाल भी अपने जीडीपी का 5.8% इन्वेस्ट करता है स्वास्थ्य में, मगर भारत 1.3%, और इस पर बहस नहीं हुई। मैं समझता हूं इस पर बहस की जरूरत है। दूसरी बात आपको बताऊं कि लॉकडाउन के बाद भारत में जो अस्पताल थे, तमाम अस्पतालों को बंद कर दिया गया। अब सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना इतना बड़ा महामारी कैसे हो गया कि अचानक भारत की तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों पर आपने ताला लगा दिया। क्या कोरोना से पहले, ये एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये इस पर आप लोगों को दिमाग लगाना चाहिए। और एक सवाल इस बात को रखने से पहले मैं कह दूं, मेरे भाई, हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि कोई मुस्लिम यदि इस सवाल को उठाए तो उसे ये मत समझ लेना कि ये एंटी मोदी है, कतई नहीं। सरकार जो है वो देश की होती है, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, नास्तिक जो भी होते हैं, सबके वो प्रधानमंत्री होते हैं। सरकार सबकी होती है, देश सबका होता है, तो आवाज सबको उठानी चाहिए, और ये अधिकार संविधान में दे रखा। इसको नकारात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, और इसका एनालिसिस जो है वो तथ्यों पर होना चाहिए, ना कि किसी के धर्म और जाति को सामने रखकर उस पर जो है आप मूल्यांकन करेंगे तो सत्य को आप कभी जान नहीं पाएंगे, बल्कि जो मीडिया चाह रही है आप उसी के शिकार हो जाएंगे। हुआ ये कि कोई व्यवस्था नहीं, राज्य सरकारों से कोई सलाह मशवरा नहीं, और राज्य सरकार का राग बिल्कुल अलग और केंद्र सरकार का राग अलग, और आज तक अलग है। मैं उसको भी अभी दर्शाता हूं कि आज तक अलग है। और नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन होने के बाद करोड़ों लोग, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, 10, 20, 25, 50 लाख गलत आंकड़ा, करोड़ों लोग भारत के कोने कोने में फंस गए, बुरी तरह से फंस गए।
मेरे नॉलेज में हजारों लोग हैं गोवा में अभी फंसे हुए हैं, उनके भाई का परसों देहांत हो गया, वो नहीं आ सकते। ये किसकी जिम्मेदारी थी? आपने क्यों ऐसी गलत पॉलिसी बनाई कि एक भाई गोवा में फंसा और एक भाई का देहांत राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हो रहा, वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो सकता। और ऐसे अनेकों उदाहरण मिले हैं कि बाप मर गया बेटा शामिल नहीं हुआ। क्यों आपने ऐसी गलती की? अगर आप 2-3 दिनों का समय दे देते लोगों को गंतव्य तक आने का, तो क्या हो जाता? क्या वो बीमारी अगर उनको थी तो वो अगर गोवा में रुके हैं तो गोवा में फैला देंगे, तो वो अगर यहां आ जाते? ये बिल्कुल ये लॉजिक कहीं से भी स्वीकार नहीं है कि 2 ही दिनों में सब कुछ कैसे हो गया। आप 2 दिन का अगर समय दे देते तो क्या हो जाता? चलिए आपने समय नहीं दिया, लेकिन आपके समय न देने के कारण जो दसियों लाख लोग सड़क पर आ गए भारत में, केवल आनंद विहार शब्द मैं नहीं कहूंगा, पूरे भारत में, तब भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं था जहां से मजदूर बाहर न निकले हों, उनकी पिटाई न हुई हो, उनको मारा पीटा न गया हो, उनको रोका न गया हो, उनको टोका न गया हो और वो परेशान न हुए हों, ये सिर्फ गलत पॉलिसी के कारण। लेकिन पूरी मीडिया में सन्नाटा और 2 पक्ष में मीडिया बट गई। एक पक्ष ने ये दिखाया कि ये गलत हुआ मजदूरों के साथ, दूसरे पक्ष ने दिखाया बहुत सही हुआ, ये मजदूर बिल्कुल गलत हैं, ये गरीब गलत हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट गलत हैं, ये लीडर गलत हैं, ये पार्टी गलत है, बस सरकार सही है और कुछ नहीं है। ये पैमाना है भारतीय पत्रकारिता का और ये स्वतंत्रता इनको मिली हुई है कि ये जो चाहेंगे कर सकते हैं। तो ये मुद्दे हैं असल देश के कि बहस होनी थी, पत्रकारों को बहस करनी थी इन मुद्दों पर कि सरकार ने ये जितने निर्णय लिए हैं, आज आखिर सरकार बैकफुट पर क्यों है? आज गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी क्यों जारी की? क्यों आप कह रहे हैं एक दूसरे राज्य जा सकते हैं? क्या आज हवा में उड़कर जाएंगे मजदूर? आज भी गाड़ी से जाएंगे। प्रधानमंत्री महोदय जी, गृह मंत्री महोदय जी, अगर यही चीज 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च को आप कर देते तो देश में जो कम से कम 10,000 लोग अपाहिज हुए हैं पुलिस की मार से और पैदल चल के, 10,000 लोग ऐसे अपाहिज हुए हैं जो जीवन करने लायक नहीं रहे, ये अपाहिज होने से बच जाते। इस 10,000 अपाहिजों का जिम्मेदार कौन होगा? केंद्र सरकार की गलत पॉलिसी। मीडिया को चाहिए था इस पर बहस करना, नहीं करेगी। 100 से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया, पलायन में मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहस होनी थी, इस पर डिबेट होनी थी, नहीं किया जाएगा। लेकिन बहस किस पर किया जाएगा ताकि ध्यान लोगों का नहीं जाए? बहस इस पर हो गया अब मुल्क में कि तबलीगियों ने, मैं साफ शब्दों में कह दूं, चाहे वो पुरानी मिठाई पर सोने का तबक और चांदी का तबक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सरकारें भी कर रही हैं, उसमें दिल्ली सरकार के बेशर्म मुखिया भी कर रहे हैं और कुछ मीडिया कर्मी भी करने लगे हैं। पुरानी मिठाइयों पर चांदी का तबक और सोने का तबक, इससे मसला हल नहीं हुआ। मिठाई का स्वाद तो खराब हो चुका साहब, जब मिठाई 5-7 दिनों के बाद उसका स्वाद समाप्त हो जाता, वो हो चुका, वो लौट नहीं सकता, वो सड़ता चला जाएगा क्योंकि आपने फ्रीजर में रखा नहीं और अब आप चांदी का तबक लगा रहे हैं। तो बहस इस पर होनी थी। वो चीज जो अब आप करने जा रहे हैं, ये चीज आपको उस समय कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया, जिसका अंजाम पूरा देश भोगता। भुखमरी और बेरोजगारी के साथ साथ एक अविश्वास का जो वातावरण देश में बना, इसकी जिम्मेदार जितनी सरकार है उतने ही ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल है और ये तथाकथित प्रिंट मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने इस पर कोई लेख नहीं लिखा। ये तबलीगी जमात पर तो लंबे लंबे आर्टिकल छाप रहे थे, लेकिन इन्होंने कभी सरकार की नाकामियों पर, सरकार की इन गलत पॉलिसियों पर, सरकार के देर से लिए गए निर्णयों पर कभी प्रश्न नहीं खड़ा किया। आज देश, मैं अंतिम समय में एक बात कह दूं कि कोरोना से कहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना महामारी ज़रूर है, लेकिन जितना इसका ये जितना संक्रामक है, उससे ज़्यादा इसको भ्रामक बनाया जा रहा है। इसलिए इस भ्रम से हम लोगों को बिल्कुल अलग हो निकलने की ज़रूरत है। हम फिजिकल डिस्टेंस बनाएं, हम कम से कम बाहर निकलें, हम बाजार नहीं जाएं, हम कम से कम लोगों से मिलें, बगैर किसी अति आवश्यक काम से ही हम मिलें, बगैर किसी ज़रूरी कामों के हम किसी से ना मिलें, न किसी से बात करें। ये सारी बात मानने वाली हैं और माननी भी चाहिए, लेकिन हमारे पेट में अगर दर्द होगा तो हम कहाँ जाएंगे? मेडिकल की दुकान पर मनमानी दवा खाएंगे। हमारे सर में दर्द होगा, कहाँ जाएंगे? हमें अगर अंदर और कोई कठिनाई होगी, और छोड़िए साहब मेरे पैर टूट गए एक्सीडेंट में, कहाँ जाएंगे? कहीं कोई इसके बारे में नहीं बताया गया। हॉस्पिटल जाने वालों की पिटाई पुलिस ने की, वो दृश्य भी दिखे सामने, और पिटाइयाँ तो ऐसी ऐसी हुई हैं साहब
कि उस दृश्य को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये केवल भ्रम फैलने के कारण हुआ। संक्रमण के खिलाफ युद्ध नहीं हुआ था शुरू में, ये भ्रामक प्रचार कर दिया गया, ये हो जाएगा और वह हो जाएगा और कुछ नहीं। और जो काम होना चाहिए था, जो टेस्ट होने चाहिए थे, जो इक्विपमेंट्स आने चाहिए थे, आज फूल बरसाए जा रहे हैं कोरोना वॉरियर्स के ऊपर। अरे साहब, ये भी एक नया शब्द आया। पहले वॉलंटियर हम लोग सुनते थे, अब उसको वॉरियर्स बना दिया गया, योद्धा बना दिया गया। अरे योद्धा तो पूरा देश है, जिसने अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपने घर में बंद रहने का संकल्प लिया है, वो भी योद्धा है। और वो समाज सेवी है, जहां सरकार अब तक पहुंची नहीं है, वहां पहुंचकर उन्हें खाना खिलाया जा रहा है, वहां उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है, वो भी योद्धा है। मोदी जी, उनके विषय में भी कुछ कह दीजिए। और ये सारे जो ड्रामे इस देश में किए जा रहे हैं, अब भी जो असल काम है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और असल काम यह है कि भाई, जब तक स्थिति को सामान्य नहीं करेंगे, ये जो लोग फंसे फंसे सब जगह फिर रहे हैं, और ऐसे फंसे हैं साहब कि जो फंसे हैं वही बता पाएंगे कि कैसे फंसे हैं। बिल्कुल विचित्र परिस्थिति है उनकी, वो कहने की, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं किन पर क्या बीत रहा। कोई बंबई में फंस गया, कोई दिल्ली में फंस गया, कोई गोवा में फंस गया, कोई कलकत्ता में फंस गया, कोई कहीं फंस गया, सब फंसा पड़ा पूरा भारत। आपने ऐसा क्यों फंसा दिया भारत को कि वो निकल नहीं पा रहा है? आप शराब की दुकान खोल रहे हैं, ये किसने आपको सलाह दे दिया कि आप शराब की दुकान खोल दें? शराब घर में जो है, लॉकडाउन में महिलाएं रहेंगी और पुरुष जाएगा बाहर से, ग्रीन जोन हो या कोई भी जोन हो, बाहर से शराब लाएगा, पिएगा, घरेलू हिंसा बढ़ेगी। कौन सलाहकार है आपका जो आपको यह सलाह दे देता है कि शराब की दुकान इतनी जरूरी कैसे हो गई? दवा का इंतजाम, हॉस्पिटल तो आपने अब तक खोला नहीं, 100% अस्पतालों को खोलिए, इलाज को सुलभ और सरल कीजिए, घर तक लोगों के अस्पताल और घर के बीच आने जाने का जो बीच में बैरियर है वो पहले रोकिए, उसका इंतजाम कीजिए। वो तो आप उस पर बहस हो नहीं रही, और शराब का दुकान खुल रहा। बहुत सारी बातें हमारे जहन में हैं जो मैं रख सकता हूं, लेकिन पत्रकार बंधुओं, मैं केवल हाथ जोड़कर एक बात विनती आपसे करूंगा, और वो ये कि आपकी स्वतंत्रता की भी एक सीमा है। आप असीमित नहीं हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप सेना प्रमुख नहीं हैं, आप राष्ट्रपति नहीं हैं, आप पत्रकार हैं। तो पत्रकारिता का जो दायरा है, जो सीमा है, जो पैमाना है, आप उस पर खड़े उतरिए। यही आपकी कामयाबी का रास्ता है। और ये जो आप दलाली के मार्ग को अपना रहे हैं, ये आपको भी फेल करेगा। और फेल किए हुए आज तक आपको इनाम नहीं मिला अगर यूनेस्को से, तो इससे ज्यादा फेल होने का और क्या प्रमाण आपको मिलेगा साहब? तो आप भी फेल होंगे और देश का सिस्टम भी आपके कारण फेल हो रहा। आइए, देश के सिस्टम को बदलने में सहयोग कीजिए, राष्ट्रवादी पत्रकार बनिए, यही मेरी आज कामना है।